Good morning student. Welcome to Cosmopolitan Study Foundation. This is mentor Abhishek. Today we will discuss about linear equation. हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसके एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस करेंगे. तो हैंस हमने जैसा कि पिछली क्लास में आपको जो मेथड हमने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड काफ़ी कुछ सीख लिया था, उसमें कंप्लीट हो गया था. तो आज का जो चैप्टर है डिस्कशन हमारा है, डिस्कशन क्रॉस मेथड पे करेंगे. तो क्रॉस मेथड ये कोई नॉर्मल मेथड है आपका, बिल्कुल बेसिक सा मेथड. ये जो हम एसएससी लेवल पे यूज़ करते हैं उस मेथड को नहीं है, ये नॉर्मल सा मेथड है क्रॉस मेथड. इसे हम बिल्कुल बेसिक लेवल का देखेंगे और उसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. तो उससे पहले बता दें आपको, जैसे कि इक्वेशन हमारी जो 3.5 है, इस इक्वेशन में हमें ये फाइंड करना होगा कि इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है या कैसा सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. तो इससे पहले की क्लास में जो मैंने काफ़ी डीप से बता दिया आपको कि हम कैसे देखेंगे, बट नॉर्मली अब हमें पढ़ने जा रहे हैं फिर से अगेन से. तो एक बार रिवाइज कर देते हैं, शॉर्ट रिवीजन होगा 5 से 6 मिनट का, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे. ओके. तो देखो, मैंने लीनियर इक्वेशन में आपको 2 से 3 बार बताया है, क्योंकि जब भी हमें नीड पड़ती है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है, मैंने बताया आपको कई बार कि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म कौन सी होती है, वो ax + by + c, जिसमें हमेशा जिसके जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं उसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है. और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास अगर हम मेथड देखते हैं तो हमारे पास एक मेथड आता है, एक मेथड जो आपने 9th में सीखा है, कौन सा है, ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड आपने 9th क्लास में ग्राफिकल मेथड पे ध्यान दिया था. 9th क्लास में आपने इस मेथड पे फोकस किया था, ये मेथड सीखा था आपने. और यहाँ पे जो हम सीखते हैं, यहाँ की जो आपकी एक्सरसाइज बेस है, किस पे बेस है, अलजेब्रिक मेथड पे. किस पे बेस है, अलजेब्रिक मेथड पे, अलजेब्रिक मेथड पे. ठीक है. अलजेब्रिक मेथड में हमने तीनों इक्वेशन सीख ली थी. आपको नॉर्मल डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि हमने अलजेब्रिक मेथड में 3 इक्वेशन जानी थी. कौन कौन सी, सब्स्टिट्यूशन, दूसरी कौन सी जानी थी, एलिमिनेशन, और थर्ड आज हम पढ़ेंगे क्रॉस मेथड. ओके. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे क्रॉस मेथड का करेंगे. ठीक है. एक ग्राफ बताया कि याद रखना, हमने 9th में ये ग्राफिकल मेथड सीख लिया था. यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन सीख चुके हैं. आज हम जो डिस्कस करेंगे क्रॉस मेथड पे करेंगे. ठीक है. तो क्रॉस मेथड में रब कर रहा हूँ, बस नॉर्मली बताया था आपको देखने के लिए कि आप देख सकें कि हमने किस किस पे डिस्कस कर लिया है, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं और क्या आज हमें डिस्कशन करना है. तो मैंने कहा कि जैसे हमें डिस्कस करना है इस क्रॉस मेथड, तो क्रॉस मेथड में हम इक्वेशन में क्या चेक करना होगा. हमारे पास यहाँ इक्वेशन देगी, हमसे बोलेगा चेक करने को फाइंड द सॉल्यूशन. कैसा सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन कैसा है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे. तो हमने कहा हमारे पास क्या देगा एग्जामिनर, लीनियर इक्वेशन देगा. कैसी इक्वेशन देगा, लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है. तो आप अगर देखो लीनियर इक्वेशन हमें एग्जामिनर देगा, तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा कब उसका फाइनाइट सॉल्यूशन है, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और कब उसका नो सॉल्यूशन है. तो इसके लिए मैंने कुछ आपको इसके बताया था प्रतिबंध, जो क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन आपको बताई थी मैंने. वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे देखेंगे, क्या बताया था मैंने आपको, उसको रिवाइज करेंगे एक बार. डीप से मैंने पहले बता दिया, तो यहाँ पे नॉर्मल डिस्कस कर रहे हैं. ओके. हमने कहा आपसे, हमने नो सॉल्यूशन के लिए क्या बताया था, नो सॉल्यूशन दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट. हमने कहा इनकंसिस्टेंट कब होता था, हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी हैं, अगर मान लो ऐसे
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दे रखा है इस फॉर्म में और हमें देखना है कि सॉल्यूशन हमारे पास इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है। ये हम पिछली इक्वेशन में देखे थे, पिछली एक्सरसाइज में। कंसिस्टेंट। इस एक्सरसाइज में भी सेम करना है, बस यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप अप हो जाता है। तो इनकंसिस्टेंट के लिए मैंने रिस्ट्रिक्शन क्या बताई थी, रूल क्या बताया था, रूल या मेथड या क्या बताया था? मैंने बताया था कि जब हमारे पास a1 a2 b1 b2 है तो इसे में क्या करना है, कब हमारा सॉल्यूशन जो होगा इनकंसिस्टेंट होगा, कब हम कहेंगे कि नो सॉल्यूशन है। तो मैंने बताया था कि a1 बाई a2 ले लेना या b1 बाई b2 ले लेना, किसी एक को ले लेना। हमारे पास ऑप्शन है कि हम चाहें तो a1 a2 के ले लें या b1 b2 के ले लें, ठीक है, किसी एक को ले लेना और ऐसे रेशियो फॉर्म में, फ्रिक्शन फॉर्म में पुट करना। a1 बाई a2 इजकल टू c1 बाई c2। ये हमारा जो c2 है कांस्टेंट टर्म है, इसके इक्वल पुट करोगे। जब इक्वल पुट करोगे तो देखोगे अगर दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि इधर जो आ रहा है सेम इस साइड आ रहा है, तो क्या होगा, सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर इक्वल नहीं आया, मान लो यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ पे 3/4 आ रहा है, तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। दैट मीन यहाँ पे आप a1 बाई a2 भी रख सकते हो, चाहो तो b1 बाई b2 भी रख सकते हो। आपकी चॉइस का मैटर है, मैटर योर चॉइस, ठीक है। कुछ भी रखोगे, देखोगे अगर इक्वल नहीं आया तो हम कह देंगे, यहीं पे हमें जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखेगा एग्जामिनर, हम लिख देंगे वी नो दैट अकॉर्डिंग टू रूल या अकॉर्डिंग टू कुछ भी लिखो, रिस्ट्रिक्शन कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, हैंस गिवन इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ओके, अब मान लो अगर a1 बाई a2 इजिकल टू c1 बाई c2 इक्वल आ गया तो क्या करोगे? मान लो कि a1 बाई a2 इजिकल टू c1 बाई c2 आ गया, दोनों इक्वल आ गए। इक्वल आ गए तो हम क्या कहेंगे, हमारा सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट के बाद हमें एक और स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ोगे, उसमें देखोगे कि सॉल्यूशन के कैसे क्या है, हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन सब का ग्राफ भी याद रखना। मैंने बताया था कि जब नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा, कहीं पे भी कट नहीं करेगा, ठीक है। याद रखना कि ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा, रिकॉल कर लेना, अच्छा रहेगा। हमने कहा अगर हमारे पास इतनी कंडीशन हम फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो अगर मान लो a1 बाई a2 इजकल b1 बाई b2, a1 बाई a2 यहाँ से ले रहे हैं, b1 बाई b2। अगर ये दोनों मान लो इक्वल आ जाए, क्या हो जाए, a1 बाई a2 का रेशियो रखा फ्रिक्शन, b1 बाई b2 रखा आपने, और दोनों क्या हुए, इक्वल आ गए, तो हम क्या कहेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा है, तो हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और एक थिंग याद रखना कि जब भी a1 बाई a2 b1 बाई b2 होगा तो ऑटोमेटिकली ये c1 बाई c2 भी इक्वल हो जाएगा, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, क्योंकि जब a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, दैट मीन्स दोनों सेम होंगे कि a1 बाई a2 की जो वैल्यू होगी वो b1 बाई b2 की होगी। तो b1 बाई b2 जब a1 बाई a2 सेम है, और ऊपर हम चेक करके आ रहे हैं कि a1 बाई b2 a2 सेम है c1 बाई c2 को,
दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं ना कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। क्यों बताया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे यही कंडीशन का हम यूज़ ज़्यादा करेंगे। हमसे जब एग्जामिनर बोलेगा कि वैल्यू फाइंड करो, हमारे पास दो कांस्टेंट टर्म अलग दे देगा वेरिएबल में, कहेगा इन टर्म्स की वैल्यू निकालो, तो कंडीशन हमारे पास क्या देगा? मैन्यू सोल्यूशन की या इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन देगा। तो उस कंडीशन का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि तब हम देखो A1/A2 को भी इक्वल कर सकते हैं C1/C2 के, और B1/B2 को भी इक्वल कर सकते हैं C1/C2 के। उसके बाद हम इक्वल करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अगर मान लो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये क्या होगा? तो इसे हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसका एक ग्राफ बना लेना सेम ऐसे ही। ठीक है, तो याद रहेगा आपको कि आपके पास जब भी कोई इक्वेशन देगा लीनियर इक्वेशन, पहले क्या चेक करना है कि लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमारा सवाल यहीं पे समाप्त हो जाएगा, हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन। अगर कंसिस्टेंट है, इफ सपोज दैट कंसिस्टेंट है तो हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के या इक्वल नहीं है। इक्वल है या नहीं है? अगर इक्वल है तो हम कह देंगे कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और अगर इक्वल नहीं है तो क्या कहेंगे? यूनिक सॉल्यूशन है। और यहीं पे मैंने आपको बताया था इसका ग्राफ कैसा बनेगा। जैसे मैंने इसका बताया था कि पैरेलल ग्राफ बनता है, ग्राफ इसका पैरेलल बनता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कैसे बनता है? देखो एक्स वाई ऐसे बनता है, एक्स वाई रख के यूँ। ठीक है, पैरेलल ग्राफ। और इसका ग्राफ मैंने कैसे बताया था आपको बनेगा? एक पॉइंट होगा तो वही लाइन इंक्रीज होती जाएगी, सेम लाइन पर ही पॉइंट आएंगे, सेम लाइन पर पॉइंट आएंगे। मैंने बताया था आपको कि लाइन हमारी ये इंक्रीज होती जाएगी या इधर इंक्रीज होती जाएगी। और बताया था जब यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये भी बताया था आपको कि जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ हमारा कट करेगा। क्या करेगा? कट करेगा। क्योंकि ये मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस टाइप पे 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्मली आपको या ग्राफ दे दे या इक्वेशन की कंडीशन दे देगा एग्जामिनर। कंडीशन दे देगा, ऐसे पूछ लेगा कौन सा ग्राफ बनेगा, या ग्राफ दे के पूछ लेगा सॉल्यूशन कैसा है। तो याद रखना, दैट्स वाई। देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ओके, तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसके एक्सरसाइज के, उन क्वेश्चन में हमसे पहले यही बताया गया है कि फाइंड कीजिए। जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें देखोगे तो हमें यही फाइंड करना है कि क्रॉस मेथड से सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन के बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अगर वो सॉल्यूशन है, उसका एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, गॉट इट। तो हमने कहा आपसे कि देखो इसका जो पॉइंट है, मैं आपको बताने के लिए अगर चाहूँ तो बता दूँ कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है, देखिएगा क्या होता था हमारे पास, A1x + B1y + C1 = 0, इक्वेशन n। दूसरी देखिए A2x + B2y + C2 = 0, इक्वेशन 2। ठीक है, अब मैं आपको नॉर्मली अगर थोड़ा स्टैंडर्ड हाई होता तो यहाँ पे रिकॉल करा देता कि इसको हम कैसे फॉर्म में चेंज करते हैं कि हमारे पास जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्रॉस मेथड का, तो इसमें हम B1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम B2 से करते हैं। उसके बाद सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके डैश डैश करके सॉल्व करके लास्ट में कंक्लूजन निकल के आता है। तो जो हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है नहीं। इम्पॉर्टेंट क्या, वो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा आपके लेवल पे। तो यहाँ पे आपके फ्रंट में डिस्क्राइब करने का कोई मीनिंग नहीं है। सिर्फ अगर आप बताएंगे तो वो हम अलग शॉर्ट वीडियो में 5 से 6 मिनट का एक वीडियो अलग
कट करके अपलोड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे जब इक्वेशन होती है, क्रॉस मेथड का यूज़ करना होता है हमें, तो क्या करते हैं, पहले देखो ये क्लियर कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे बताते हैं। हमने कहा नॉर्मली इस फॉर्म में लिखा होता है, हमारे पास लिखा होता है, कांस्टेंट टर्म होते हैं। फिर हमने कहा अगर हमें मान लो क्रॉस मेथड का यूज़ करना है तो हम कैसे करते हैं, कैसे करोगे। हमने कहा देखो नॉर्मली मान लो पहले क्या लेना है, किसकी वैल्यू निकालनी है। आपने कहा सर पहले a1 की निकाल लेते हैं या a2 की निकाल लेते हैं। अगर कोई कांस्टेंट टर्म देगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई वेरिएबल दे देगा, कभी कभी वेरिएबल देगा, कहेगा इस वेरिएबल की वैल्यू निकालो। अगर पूछेगा वेरिएबल की वैल्यू निकालो तो हम वेरिएबल पुट करके निकालेंगे, अदरवाइज हम एक्स वाई के टर्म में निकालेंगे वैल्यू। ओके, गॉट इट। हमने कहा अगर मान लो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे। हमने कहा देखो यहाँ पे लिखोगे एक्स, लिखोगे। हमने कहा हाँ, हमने कहा ऐसे लिखोगे ब्रैकेट। ओके, हमने कहा जब तुमको x की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ x, तो हम क्या करेंगे, हम इसे मान लो बंद कर दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया। ये भूल जाओ कि इधर कोई नंबर लिखा हुआ है। हमने कहा देखो क्रॉस मेथड दैट मीन्स है क्या क्रॉस मेथड, तो इसे क्या करना है, इसको समाप्त कर दो। मान लो कुछ नहीं इधर, फिर b1 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, c2 से। b1 को मल्टीप्लाई करोगे c2 से, तो यहाँ लिखोगे नीचे b1 बाई c2 माइनस लगाओगे, फिर यहाँ करोगे b2 को c1 से। ये कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे रखना है, जब किसी की वैल्यू निकालनी है उसको क्लोज कर देना। देखना हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले इस साइड करना फिर इस साइड करना, तो b2 c1 ऐसे रख सकते हो। ये हमारा हो गया। हमने कहा ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, हमने कहा y के इक्वल होता है। अब आपने कहा सर y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने कहा चलो y की भी वैल्यू बता देते हैं कैसे निकालोगे। हमने कहा जब y की वैल्यू निकालनी है तब भी y को क्लोज कर दो। मान लो ये y यहाँ पे है ही नहीं, मान लो कि y नहीं है, ठीक है, y नहीं है, y नहीं है, ठीक है। फिर देखो अब लेकिन इस बार याद रखना कि पहली बार हमने जो मल्टीप्लाई किया था कैसे किया था, c1 को b2 से किया था, तो भी हमारा b1 को c2 से किया था ना। पहले मल्टीप्लाई इस साइड से किया था, पहले हमने मल्टीप्लाई कैसे किया था, ऐसे किया था, लेकिन दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई ऐसे करना, ठीक है। जब पहली बार ऐसे कर लिया तो दूसरी बार ऐसे करना। दैट मीन्स कि हम c1 को मल्टीप्लाई करेंगे a2 से, तो हमारा क्या आएगा, a2 c1 आएगा। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे a1 को c2 से माइनस में, तो माइनस का a1 c2, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे जो हमारा रिटर्न था कि b1 y प्लस b2 y, ठीक है, इक्वल लगाओगे। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालनी है। कांस्टेंट टर्म कैसे करोगे, तो कर दोगे नॉर्मली कि b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। ये इसका हम यूज़ करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज में। ये बताते तो आपको हम यहाँ पे इस हमारे पास जो इक्वेशन थी इसको सॉल्व करके लास्ट में यही फार्मूला निकलता हमारे पास, बट हमने ये आपको फार्मूला पहले बता दिया कि सॉल्यूशन का कोई बेनिफिट नहीं है आपके लिए, दैट्स वाई हमने ये आपको डायरेक्ट बताया। करना कुछ नहीं है, आप करना चाहो तो सेल्फ देख सकते हो। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे b1 से, इसको b2 को कर देंगे पूरी इक्वेशन को हम b1 से। उसके बाद हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी, तो पहली इक्वेशन से हम दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद हम सारे जो इतने हमारे टर्म होंगे x के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। x की फॉर्म में जब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो उस x की वैल्यू हम रख देंगे किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। हमारे पास वैल्यू आएगी x और y की, इस फॉर्म में आएगी कि x की वैल्यू जो होगी ये यहाँ होगा। x की वैल्यू ऐसे आएगी कि b1 c2 यहाँ पे होगा, ये जो b1 c2 है यहाँ पे होगा। तो उसे हम लिखना चाहें तो x1 बाई करके लिख सकते हैं, या चाहें तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके लिख सकते हैं, ठीक है। और सेम y की वैल्यू ऐसे आएगी कि y होगा और y की वैल्यू ये यहाँ पे होगी। इस फॉर्म में डायरेक्ट आएगी, आप ये याद रखना, ये आपके लिए यूज़फुल है। ओके, कोई मेरा ऐसा रीज़न नहीं है, मकसद नहीं है कि मैं आपको ऐसी चीज़ थिंग बताऊँ जो एग्ज़ाम में ना आए, ठीक है। ओके, तो देखो अब क्वेश्चन पे चलते हैं।
नोट कर लिया होगा इतना, आई होप। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। नहीं कहा आपसे जो हमारा पास क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 एक्सरसाइज में x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें इसे क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन जो हमारी गिवन है कैसा है इसका सॉल्यूशन। दैट मीन्स कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, फाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो पहले तो हम अपना रूल्स वही लगा के जो हम देखते थे, कैसे देखते थे, रेशियो लेते थे। तो उसमें देखो हमारा A1 कौन है, A2 कौन है, B1 कौन है, B2 कौन है, C1 कौन है, C2 है, रख के पुट करते हैं नॉर्मल। तो देखो पुट करेंगे, हमने कहा A1 क्या है, A1 बराबर यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने कहा 1 है। हमने कहा A2 क्या है, आपने कहा सर A2 बराबर 3 है। हमने कहा B1 क्या है, B1 क्या है, -3 है। हमने कहा B2 क्या है, आपको कहा सर B2 क्या है, माइनस का 9 है। हमने कहा C2 क्या है, C1 क्या है, सर C1 -3 है। C2 क्या है, माइनस का 2 है, ठीक है। तो इतना लिखोगे A1 A2 B1 B2 C1 C2, ओके। हमसे पूछा क्या है, एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, ओके। तो हमने कहा हमारे पास जब कभी लीनियर इक्वेशन आएगी तो पहले हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे। पहले कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 यूज़ करेंगे कि A1/A2 या B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये पुट करेंगे। फ्रिक्शन कौन सा पुट करेंगे, कौन सा पुट करेंगे, ठीक है। तो याद रखना कि पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारे कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन का एक टर्म कोई भी हो सकता है, A1/A2 हो या B1/B2 हो, A1/A2 हो या B1/B2 हो, इक्वल होगा C1/C2 के। अगर इक्वल है तो हम आगे का नेक्स्ट स्टेप लेंगे, अदरवाइज यहीं पे हम लिख देंगे कि यूनिक हमारी जो हमें इक्वेशन गिवन है वो कैसी सोल्यूशन है, उसका नो सोल्यूशन है। तो देखो यहाँ से देखते हैं, हमने कहा अब फॉर्मूला लिखोगे एग्जामिनर के लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ लिखोगे वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट किसके लिए, फॉर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, A1/A2 इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। यहाँ पे A1/A2 की जगह पे B1/B2 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कहने लगते हैं सर B1/B2 रखें, तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, C1/C2, ओके। तो हमने कहा इतना रख सकते हो, आपने कहा हाँ इक्वल लगा देते हैं। हमने कहा तो देखो अगर हम इसमें B1 क्या है, कहोगे सर B1 बराबर -3, हमने कहा -3 रखो। B2 क्या है, कहोगे सर -9 है, हमने कहा -9 रखो। हमने कहा C1 क्या है, कहोगे सर C1 ना -3 है, हमने कहा इक्वल का चिन्ह लगाओ, -3 रखो। C2 क्या है, आपने कहा सर -2 है, हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे रख रहा हूँ। हमने कहा देखो क्या लिखा हुआ है, कहोगे सर लिखा है कि -3 अपॉन -9 इक्वल टू -3 अपॉन -2। हमने कहा देखो डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इतने में। हमने कहा पर क्या ये सेम लग रहा है क्या तुमको, देखो ये 3 तो मिल रहा है, यहाँ पे अगर चाहो तो कट करके अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हो कि 3 कट जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 इक्वल टू 3/2। हमने कहा क्या देखो ये 1/3 इक्वल आ रहा है क्या 3/2 के,
दोनों में तरफ सेम है क्या? 1/3 इधर 1/3 है क्या? आप कहोगे सर सेम नहीं, हमने कहा इक्वल है क्या? आपने कहा नहीं, हमने कहा तो नॉट इक्वल का साइन लगाओगे? आपने कहा हाँ सर लगाएंगे। तो हमने कहा बस इसके आगे हमें सॉल्यूशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर ये कंसिस्टेंट होता तो इसके आगे हमें एक स्टेप जाना पड़ता, बट ये कंसिस्टेंट नहीं है। यहीं पे हमें पता चल रहा है ये इनकंसिस्टेंट है, दैट मीन्स हैव एन नो सॉल्यूशन। तो लिखोगे हैंस जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन हैज़ inconsistent then has no solution ओके, बस इतना करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो कुछ ज़्यादा नहीं, चेंजेस नॉर्मल है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया वही है। और एक्सरसाइज 3.7 में सेम जो पिछला हम पढ़ा चुके हैं उसी को दोबारा दिया गया है, तो वो एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे, आप करेंगे। क्वेश्चन कोई आएगा तो बताएंगे, ठीक है। कल हम एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट कर देंगे, बट 7 आप करेंगे, ओके। मैंने कहा इस एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन कर रहे हो कुछ नहीं करना है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू रखनी है, कंपेरिजन कर देना है। चाहो तो आप B1/B2 रख के C1/C2 कर लो, चाहो तो आप A1/A2 रख के कंपेरिजन कर लो C1/C2 का। तो कहोगे सर अगर हम A1 रखें और B1 रखें, हमने कहा A1 B1 नहीं रखना है। अगर यहाँ B1 रख रहे हो तो यहाँ भी B2 रखना है। यहाँ तो C1/C2 फिक्स है, यहाँ क्या है C1/C2 फिक्स है। कांस्टेंट टर्म को रखना है यहाँ पे। इधर हमने कहा B1/B2 रखो या A1/A2 रखो, किसी को रख के चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना लिखना है और आपका 1 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा ये, अगर आएगा तो।